हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियोस में राइटिंग एंड सिटी लाइफ के आधे चैप्टर को ख़त्म कर लिया था। आज की इस वीडियो में अगली सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि हैं अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामिया, लाइफ इन सिटी, द ट्रेडिंग टाउन इन द पेस्ट्रल जोन, सिटी इन मेसोपोटामियन कल्चर, द लेगेसी ऑफ राइटिंग। सो द फर्स्ट टॉपिक इज अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल एंड किंग्स। फ्रॉम 5000 BCE साउदर्न मेसोपोटामिया में सेटलमेंट स्टार्ट होने लगा था। इन सेटलमेंट में कुछ बस्तियां पुराने सिटी के तौर पे इमर्ज होने लगे और ये सिटी वेरियस काइंड यानी कि कई तरीके के हुआ करते थे। जैसे पहला वो जो मंदिर के चारों ओर डेवलप्ड हुआ, दूसरा जो सेंटर ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार के केंद्र के रूप में डेवलप्ड हुआ, और बाकी के इम्पीरियल सिटी यानी जहाँ पे राजा महाराजा रहा करते थे उसके तौर पे डेवलप्ड हुआ। तो हम इस टॉपिक में पहले दो तरीके की सिटी को डिस्कस करेंगे, मतलब वो सिटी जो मंदिर के आसपास और एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड के तौर पे डेवलप्ड हुआ था। तो जो पुराने सेटलर यानी कि बाहर से आकर बसने वाले लोग थे, वो अपने गांव में कुछ चुने हुए जगह पर मंदिर को बिल्ड या रीबिल्ड यानी कि टूटे हुए मंदिर को फिर से रिपेयर करना शुरू कर दिया। सबसे पहला मंदिर एक छोटा सा बिल्डिंग था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर में अलग अलग प्रकार के देवी देवताएं रहते थे, जैसे उर सिटी में मून गॉड और इना नाम के एक गॉड जिनको लव और वॉर का भगवान माना जाता था। इन सारे भगवान को ब्रिक में कंस्ट्रक्ट यानी कि बनवाया जाता था। समय के साथ साथ ये टेम्पल्स बड़े होते गए, जिनमें खुला आंगन और बहुत सारे रूम हुआ करते थे। कुछ पुराने मंदिर साधारण घर जैसे ही होते थे, क्योंकि लोग मानते थे कि मंदिर भगवान का घर है और इसीलिए वो मंदिरों को घर जैसा ही बनवाया करते थे। पर इस मंदिर की कुछ खासियत है। इन मंदिरों के जो दरवाजे थे वो बहुत खास तरीके से बनवाया जाता था, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। पर ऐसा साधारण घरों में दीवार नहीं हुआ करती थी। मेसोपोटामिया में देवता पूजा का केंद्र बिंदु माने जाते थे, इसीलिए लोग भगवान को खुश करने के लिए ग्रेन्स, कर्ड एंड फिश चढ़ाया करते थे। और हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पुराने ज़माने के कुछ मंदिरों में हड्डियों के कई सारे परत मिले हैं। मेसोपोटामिया में भगवान को एग्रीकल्चर फील्ड का, द फिशरीज जहाँ मछली पकड़े जाते हैं उस जगह का, और लोकल कम्युनिटी के जानवरों के झुंड का थ्योरेटिकल ओनर माना जाता था, मतलब कि स्वामी माना जाता था। समय के साथ साथ मंदिरों में अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन भी शुरू हो गया, जैसे कि तेल निकालना, अनाज पीसना, स्पिनिंग और ऊनी कपड़ों को बुनाई करना। तो हम ये कह सकते हैं कि अब मंदिरों में सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि प्रोडक्शन भी होने लगे थे। यहाँ तक कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करता था, मर्चेंट को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था, और जो रिकॉर्ड कीपर यानी कि जो ब्रेड, फीस, ग्रेन, एनिमल्स के रिटन रिकॉर्ड को रखता था, ये लोग भी अपने काम को टेम्पल में ही करने लगे। और धीरे धीरे टेम्पल्स अर्बनाइज इंस्टीट्यूशंस में चेंज होता गया, जिसके आसपास लोग बसने लगे। तो हम जैसा कि जानते हैं कि हर सिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इन सिटी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। कुछ नेचुरल प्रॉब्लम्स थी तो कुछ मैनमेड प्रॉब्लम्स थी। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। मेसोपोटामिया में नेचुरल फर्टिलिटी होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर में कई बार हजार्ड यानी कि प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कभी कभी यूफ्रेट्स रिवर्स के चैनल्स में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती थी, जिसके वजह से क्रॉप्स पानी में डूब जाती थी। तो कभी इनके चैनल्स अपने रास्ते को बदल लेती थी, जिसके वजह से खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता था और वो सूख जाती थी। पर यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि हम लोगों को कैसे पता कि मेसोपोटामिया में ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आया होगा। तो जो मुख्य कारण है जिसके वजह से हमें पता चलता है वो है रीलोकेशन। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड यानी कि हमें खुदाई से पता चलता है कि मेसोपोटामिया की हिस्ट्री में गांव समय समय पर रीलोकेट यानी कि जगह को चेंज करते रहते थे। संभवतः वह इन प्रॉब्लम से बचने के लिए अपनी जगह को चेंज किया करते थे। इसी के साथ हमने मेसोपोटामिया के नेचुरल प्रॉब्लम्स को तो देख लिया। अब हम इसके मैनमेड यानी कि लोगों द्वारा किए गए प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो जो लोग अपस्ट्रीम यानी कि ऊपरी इलाकों से जहां पानी आता है वहां के बसे हुए लोग
अपने खेतों में बहुत ज़्यादा पानी मोड़ लिया करते थे, जिससे कि स्ट्रीम के नीचे बसे हुए गाँव को पानी नहीं मिल पाता था। और कभी कभी ये लोग जमे हुए सिल्ट यानी कि मिट्टी को साफ भी नहीं करते थे, जिसकी वजह से चैनल ब्लॉक हो जाता था और नीचे बसे हुए लोगों को पानी नहीं मिल पाता था। इसीलिए मेसोपोटामिया के कंट्री साइड्स में लैंड और वाटर को लेकर कन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। और हम जानते हैं कि जब भी किसी दो ग्रुप में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो कोई जीतता है तो कोई हारता है। तो मेसोपोटामिया में भी जब किसी जगह पर लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो जो चीफ यानी कि जो मुखिया लड़ाई जीत जाता था वो अपने फॉलोअर्स को लूट का माल बांट देता था ताकि वो उनको खुश कर सके। और हारे हुए ग्रुप में से लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाया करते थे ताकि वो उनको अपना चौकीदार या नौकर बना सकें। बल्कि मेसोपोटामिया में कोई भी ग्रुप अपना इन्फ्लुएंस एंड ताकत इसी तरह से बढ़ाया करता था। पर युद्ध में विजय होने वाले ये चीफ अस्थायी रूप से किसी भी एक ग्रुप के मुखिया नहीं बने रहते थे। अगर आज हैं तो कल चले जाते थे, लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब इन नेताओं ने अपने कम्युनिटी के डेवलपमेंट पे ध्यान देने लगे और अस्थायी भी रहने लगे, जिसके फलस्वरूप नए नए इंस्टीट्यूशंस का इस्टेब्लिशमेंट होने लगा। उस समय जो जीते हुए चीफ थे वो लूटे हुए प्रीसियस सामानों को गॉड को समर्पित करते थे, जिससे कि कम्युनिटी के टेम्पल्स की सुंदरता बढ़ जाती थी। तो हम जैसा कि जानते हैं कि मेसोपोटामिया में मेटल्स और स्टोन्स की कमी थी, इसीलिए जो विक्टोरियस चीफ यानी जो जीते हुए नेता थे वो अपने लोगों को स्टोन और मेटल्स लाने के लिए दूसरी जगह भेजा करते थे ताकि वो उनके गॉड्स और कम्युनिटी को बेनिफिट हो सके। और वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को भी सेटअप करते हैं जिसमें कि टेम्पल के वेल्थ यानी कि मंदिरों के धन को एक इफ़िशिएंट वे में लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था और मंदिरों में आने जाने वाली चीज़ों का हिसाब रखा करते थे। इन सारी चीज़ों को करने के बाद चीफ को एक हाई स्टेटस एंड अथॉरिटी मिलती थी, जिससे कि वो ईज़िली अपने कम्युनिटी को कमांड कर पाता था। इसके अलावा जो लीडर्स थे वो गांव के लोगों को अपने पास बसने के लिए इनकरेज किया करते थे, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पे वो तुरंत सेना इकट्ठा कर सके। और जो लोग थे एक दूसरे के आसपास रहने के वजह से खुद को ज़्यादा सेफ महसूस करते थे। इसके बाद हमें उरुक सिटी के बारे में बताया गया है, जो कि उन दिनों में सबसे पुराने मंदिरों के नगरों में से एक था। उरुक सिटी में आर्कियोलॉजिस्ट को एक डिपिक्शन यानी कि पिक्चर मिला है जिसमें कि आर्मी के लोगों को और उनके विक्टिम यानी कि अपराधियों के पिक्चर मिले हैं। पर जब केयरफुली आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया गया तो हमें ये पता चला लगभग 3000 BCE पहले उरुक सिटी का एरिया 250 हेक्टेयर तक बढ़ गया था, जिसके वजह से दर्जनों छोटे छोटे शहर या गांव डिस्ट्रॉय हो गए और जिनके वजह से बहुत सारे पॉपुलेशन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी होना पड़ा। उरुक में ये भी देखा गया है कि ये अपने सिटी के चारों तरफ वॉल भी बनवाया करते थे जिससे कि वो सेफ रह सके। ये सिटी 4200 BCE से लेकर 400 CE तक कंटिन्यूसली अपने एरिया को एक्सपेंड करता रहा, जिसके दौरान लगभग 2800 BCE के आसपास उसने अपने एरिया को 400 हेक्टेयर तक फैला लिया था। इसके अलावा उर के वॉर कैप्टिव यानी कि जो युद्ध में हारे हुए लोग थे और लोकल पीपल्स को टेम्पल्स या फिर डायरेक्टली राजा के लिए काम करवाया जाता था। और ये जो काम था वो एग्रीकल्चरल टैक्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, यानी वो चाहे एग्रीकल्चरल टैक्स दे या ना दे पर उनको ये काम ज़रूर करना पड़ता था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों से काम करवाया जाता था, बल्कि उनको पेमेंट भी दिया जाता था राशन के फॉर्म में। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर हम लोगों को कैसे पता कि उनको राशन के फॉर्म में पेमेंट दिया जाता था। तो जो मुख्य कारण है वो है रिटन रिकॉर्ड। आर्कियोलॉजिस्ट को उरुक के साइट पे हज़ारों राशन लिस्ट मिले हैं जिसमें कि लोगों के नाम के साथ साथ ग्रेन ऑयल के क्वांटिटी को भी लिखा हुआ रहता था। समय के साथ साथ उरुक के लोग एडवांस भी होने लगे, जैसे लगभग 3000 BCE में लोगों ने अलग अलग प्रकार के क्राफ्ट बनाने के लिए ब्रॉन्ज टूल का यूज़ करने लगे। इसके अलावा जो आर्किटेक्ट यानी कि जो बिल्डिंग्स को बनाया करते थे वो अब ब्रिक के कॉलम यानी कि ईंटों के पिलर बनाने लगे, जो कि लकड़ियों के मुकाबले ज़्यादा सूटेबल थी छत के भार को संभालने के लिए।
और सैकड़ों लोगों को क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी के कोन को बनाने और उनको पकाने के काम में लगाया जाता था। उन कोन को अलग अलग रंग से रंग कर कलरफुल मोज़ैक क्रिएट किया जाता था, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। यहाँ तक कि स्कल्पचर यानी कि मूर्ति बनाने की कला में भी एक बड़ा अचीवमेंट मिला, जिसमें कि लोग मेसोपोटामिया का मिट्टी नहीं बल्कि इम्पोर्टेड यानी बाहर से मंगवाए हुए स्टोन का यूज़ करते थे मूर्ति को बनाने के लिए। और मेसोपोटामिया में एक बार टेक्नोलॉजिकल मार्क भी आता है जब पॉट व्हील का इन्वेंशन होता है, क्योंकि हज़ारों पॉट एक समय में भी बना दिया जा सकता था। इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है। अब हम इसके अगले टॉपिक को देखेंगे, जो कि है लाइफ इन द सिटी। मतलब हम इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर लोगों का जीवन कैसा होता था इन सिटीज़ में। तो हम जैसा कि जानते हैं कि चाहे कोई भी सोसाइटी हो, उसमें कुछ लोग रिच होते हैं तो कुछ लोग पुअर होते हैं। तो हमने पिछले टॉपिक्स में भी देखा कि मेसोपोटामिया में रूलिंग एलाइट्स यानी कि अमीर शासक इमर्ज होने लगे थे और सोसाइटी का ज़्यादातर धन दौलत इन्हीं छोटे वर्ग में केंद्रित था। पर इस बात का सबूत हमें तब मिलता है जब हमने एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई की। इस एक्सकेवेशन के दौरान राजाओं और रानियों के कुछ कब्रों में उनके साथ दफनाई गई अनेक प्रीसियस चीज़ मिले हैं, जैसे कि ज्वेलरी, गोल्ड वेसल, वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि वाइट सेल एंड लेपिस लाजुली लगाया हुआ था, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़। पर इन सारी चीज़ों से तो हमें सिर्फ रिच पीपल्स के बारे में पता चलता है। तो बात ये आती है कि आखिर हमें पुअर पीपल के बारे में कैसे पता चला। तो जो मेन सोर्स है वो है कानूनी दस्तावेज, जिसमें कि डिस्प्यूट, इनहेरिटेंस मैटर रिलेटेड जानकारी लिखे हुए थे। तो इन सब को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया में न्यूक्लियर फैमिली हुआ करते थे, यानी कि छोटा परिवार जिसमें कि सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते थे। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर माता पिता के साथ रहा करते थे, जिसमें कि पिता परिवार का मुखिया होता था। इसके बाद हमें मैरिज के प्रक्रिया को समझाया गया है। मेसोपोटामिया में शादी करने के लिए अपनी इच्छा को डिक्लेयर यानी कि घोषणा की जाती थी, और जो लड़की के माता पिता थे वो उसके विवाह के लिए अपना सहमति देते थे। उसके बाद लड़के वाले लोग लड़की वाले लोगों को कुछ गिफ्ट देते, और जब शादी का रस्म पूरा हो जाता था तब दोनों तरफ के लोग गिफ्ट को एक्सचेंज किया करते थे और एक साथ बैठकर खाना भी खाते थे, और ये सब हो जाने के बाद मंदिर जाकर भगवान को भेंट भी चढ़ाते थे। फिर जब लड़की की सास उसे लेने आती थी तब लड़की के पिता द्वारा उसका हिस्सा दे दिया जाता था, पर पिता का धन, पशुधन, खेत आदि उसके बेटे को मिलता था, ना कि उसकी बेटी को। अब हम उरुक सिटी में रहने वाले लोगों को और उनके बिल्डिंग्स के बारे में जानेंगे। ये सिटी उन नगरों में से एक था जहां पहली बार खुदाई की गई थी। उरुक मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसमें साधारण घरों की खुदाई 1930 में सिस्टमैटिकली यानी कि व्यवस्थित ढंग से किया गया था, जिसमें कि टेढ़ी मेढ़ी गलियां पाई गई हैं, जिससे कि आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अनुमान लगाया कि जो व्हील कार्ट यानी कि जो पहिया वाली गाड़ी होती थी वो घरों तक नहीं पहुंच पाती होंगी, जिसके वजह से उनको अनाज और जलाने वाली लकड़ियों को गधों पर लाद कर पहुँचाना पड़ता होगा। पर ये जो टेढ़े मेढ़े गलियाँ और इरेगुलर शेप ऑफ हाउस है, ये इंडिकेट करती हैं कि मेसोपोटामिया में टाउन प्लानिंग बहुत ही गंदा था। बल्कि उरुक में पानी और मिट्टी निकालने के लिए पाइप घरों के आंगन में ही पाया गया है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि घरों की छत का ढलान घर की अंदर की ओर होता था, और बारिश के पानी को निकालने के लिए नालियों के बीच से ले जाया जाता था, और उन नालियों को घर में बसे हुए सम्प यानी कि एक बड़ा सा बेसिन से जोड़ा गया था। संभवतः ऐसा इसलिए किया जाता होगा ताकि जब एक साथ तेज बारिश आए तो जो घर के बाहर कच्ची गलियां हैं वो कीचड़ से ना भर जाएं। फिर भी ऐसा देखा गया है कि जो लोग थे वो अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बाहर की गलियों में डाल देते थे, जिसके वजह से गलियों का सतह ऊंचा हो जाता था, और कुछ समय बाद उनको अपने घर का दहलीज यानी कि चौखट को भी ऊंचा करना पड़ता था ताकि बाहर का मड अंदर ना आए। फिर बताया गया है कि रूम के अंदर लाइट खिड़कियों से नहीं बल्कि दरवाज़ों से आती थी,
जो कि आंगन में खुला रहता था और इससे घरों की परिवार की प्राइवेसी भी बनी रहती थी। इसके अलावा इन सिटी में कई तरह के अंधविश्वास भी प्रचलित थे, जिसके बारे में जानकारी उरुक में पाए गए ओमन टैबलेट्स में मिला है। जैसे लोग ये मानते थे कि अगर घर का चौखट ऊंचा हो तो घर में धन दौलत आती है। एक और अंधविश्वास को माना जाता था, जैसे अगर घर का सामने वाला दरवाज़ा किसी और के घर की तरफ ना खुले तो वो घर बहुत लकी है, लेकिन अगर घर का दरवाज़ा भीतर की ओर ना खुलकर बाहर की ओर खुले तो इसका मतलब पत्नी अपने पति पर बहुत अत्याचार करती है। इसके अलावा ऊर के नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान भी बनाया गया था, जिसमें रूलर और ऑर्डिनरी पीपल का कब्र मिला है। लेकिन कुछ लोग साधारण घरों में फर्श के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है अ ट्रेडिंग टाउन इन अ पेस्ट्रल जोन, यानी कि हम इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर कैसे एक पेस्ट्रल जोन जहाँ पे पशु चराया जाता था उस जगह पर ट्रेडिंग टाउन का इमर्जेंस होता है। तो आफ्टर 2000 BC मारी सिटी एक रॉयल कैपिटल के फॉर्म में इमर्ज हुआ। पर आगे जानने से पहले हम इसके मैप को, यानी कि मारी के मैप को देखेंगे। तो जो ये आपको ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है वो है यूफ्रेट्स रिवर, और इसके बीच में जो आपको लाइन दिख रहा है वो है एग्रीकल्चरल लैंड, और साइड साइड में जो आपको येलो कलर का दिख रहा है वो है पेस्ट्रल जोन। पर इस मैप से हमें ये दर्शाया गया है कि मारी में एग्रीकल्चर और एनिमल रेयरिंग यानी कि पशुपालन साथ साथ चलते थे। मारी सिटी में वैसे तो किसान और पशुपालक दोनों ही तरह के लोग रहते थे, लेकिन उस सिटी का ज़्यादातर भाग भेड़ बकरियों को चराने के लिए ही काम में लाया जाता था। पर जब इन चरवाहों को ग्रेन और मेटल टूल्स की ज़रूरत पड़ती थी तो वो अपने एनिमल, चीज़ और लेदर को एक्सचेंज कर लिया करते थे। और झुंड में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी होता था। इससे हमें ये पता चलता है कि इन दोनों ही कम्युनिटी में बहुत ही अच्छा तालमेल था। लेकिन फिर भी किसान और इन चरवाहों के बीच कई बार झगड़े हो जाते थे, क्योंकि कई बार ये चरवाहे अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए रोपे हुए खेत से ले जाया करते थे, जिससे कि किसान का फसल खराब हो जाता था। और कभी कभी तो ये चरवाहे किसानों के गांव पर हमला भी कर देते थे और उनके इकट्ठा किए हुए सामान को लूट लेते थे। दूसरी तरफ ये बस्तियों में रहने वाले लोग भी चरवाहों का रास्ता रोक देते थे और उन्हें अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए नदी और नहर तक नहीं जाने देते थे। पर अगर हम मेसोपोटामिया की हिस्ट्री को देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो नोमैडिक कम्युनिटी थे वेस्टर्न डेजर्ट के, यानी वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, वो अक्सर पोस्पेरस एग्रीकल्चर हार्टलैंड पे आया करते थे। मतलब मारी के पास जो हरा भरा एग्रीकल्चर लैंड था वहाँ पे आया करते थे, और चरवाहे अपने साथ इस उपजाऊ जगह में बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियों को लाया करते थे ताकि उनको चरा सके। ये चरवाहे अक्सर फसल काटने वाले लीडर और भाड़े के सैनिकों के रूप में आया करते थे और एक ग्रुप बनाकर यहीं पे बस जाया करते थे। इनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासक भी स्थापित करने का पावर था, जैसे अकाडियंस, एमोरिट्स, असेरियन और एरोमिनियम्स। इतने सारे कम्युनिटी होने के बाद भी जो मारी का राजा था वो एमोरिट्स कम्युनिटी का था, जिसका ड्रेस वहाँ के मूल निवासी से अलग था। और ये लोग सिर्फ मारी के गॉड्स को रिस्पेक्ट ही नहीं बल्कि स्टेपिस के गॉड डैगन के लिए एक मंदिर भी बनवाया। इस तरह से मेसोपोटामिया का सोसाइटी एंड कल्चर अलग अलग पीपल और कम्युनिटी के लिए खुले रहते थे। मतलब यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी और पीपल्स रह सकते थे। फिर भी मारी के राजाओं को हमेशा सतर्क एंड सावधान रहना पड़ता था, क्योंकि भले ही अलग अलग जनजातियों के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाज़त थी, पर इन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। मारी में ऐसा अक्सर देखा गया है कि किंग और उसके ऑफिसर के बीच लेटर लिखकर चरवाहों पर नज़र रखी जाती थी। जैसे कि एक ऑफिसर ने राजा को लिखकर बताया कि उसने रात में बार बार एक फायर सिग्नल को देखा जो कि एक कैंप से दूसरे कैंप तक भेजा जा रहा था, और वो ये महसूस करता है कि शायद ये लोग किसी रेड और अटैक के लिए प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा मारी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट व्यापारिक जगह पर स्थित था, जहाँ से
वुड, कॉपर, टीन, ऑयल, वाइन और वेरियस अदर गुड्स को साउथ और तुर्की, सीरिया और लेबनान तक नाव के मदद से यूफ्रेट्स रिवर के रास्ते से ले जाया जाता था। इसी की वजह से मारी एक गुड एग्जाम्पल है अर्बन सेंटर का, जो कि ट्रेड के मदद से बना है। पर जब बोर्ड की मदद से ग्राइंडिंग स्टोन, वुड, वाइन और ऑयल जार को नॉर्थ से साउदर्न पार्ट तक ले जाया जाता था, तब उनको मारी यानी कि बीच रास्ते में ही रोक दिया जाता था और उनको पहले इंस्पेक्ट यानी कि जांच किया जाता था और उनसे उनके गुड्स का 1/10 भाग टैक्स के रूप में लिया करते थे। इन सब हो जाने के बाद ही उनको डाउन स्ट्रीम से जाने दिया जाता था। पर सबसे मेन बात ये है कि कुछ टैबलेट्स में साइप्रस के आइसलैंड और अलास्का से आने वाले तांबे का उल्लेख मिलता है। उन दिनों ये आइसलैंड तांबे के लिए बहुत ही फेमस था, क्योंकि तांबा इंडस्ट्रियल मटेरियल जैसे कि टूल्स, वेपन्स के लिए बहुत ही मेन थे। इसीलिए मारी में तांबे का व्यापार बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब हमारे वीडियो का लास्ट 2 टॉपिक बचा है। तो जो पहला टॉपिक है वो है सिटी इन मेसोपोटामियन कल्चर। मेसोपोटामिया वैसी शहरी जीवन को इम्पोर्टेंस देता है जहाँ पे अनेक कम्युनिटी और संस्कृति के लोग साथ साथ रहते थे। पर अगर कोई सिटी युद्ध के कारण डिस्ट्रॉय हो जाता था तो उसे पोइट्री के जरिए याद करते थे लोग। तो मेसोपोटामिया के लोगों को अपनी सिटी पर कितना गर्व था, इस बात को सबसे अधिक द गिलमिस एपिक के एंड में पता चलता है। तो चलिए हम इस एपिक को जानते हैं। दरअसल ये एपिक इतना बड़ा है कि इसको 12 टैबलेट्स में लिखा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि गिलमिस ने एरमार्क के बाद उरुक सिटी पर रूल किया, जो कि एक महान योद्धा था और जिसने दूर दूर के देशों को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन उसे एक अचानक झटका लगा जब उसका एक फ्रेंड अचानक मर गया और इस बात से दुखी होकर वह इनमॉरलिटी यानी कि अमर होने के राज्य को खोजने निकल गया। उसने सागरों महासागरों को पार किया और दुनिया भर का चक्कर लगाया, मगर उसे कोई सफलता नहीं मिल पाया। फिर हार कर गिलमिस अपने नगर उरुक आ गया और जब वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए शहर के नगर में आगे पीछे घूम रहा था तो अपने द्वारा बनाए गए बिल्डिंग को देखा और उससे एक चीज़ समझी कि ज़रूरी नहीं अमर होने के लिए ज़िंदा रहा जाए, बल्कि आप अपने काम से भी लोगों के अंदर ज़िंदा रह सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है लेगेसी ऑफ राइटिंग। मतलब हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि आखिर हमें मेसोपोटामिया के राइटिंग कल्चर से क्या विरासत में मिला है। तो ये कुछ लिस्ट है जिन्हें आप पढ़ सकते हो। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर भी ख़त्म होता है। अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है सो प्लीज़ देख लीजिए।